कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एल रेलवे स्टेशन पर सुबह की धुंध में एक युवती अनन्या अपने नन्हे बेटे को गोद में लिए प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी और बेचैनी किसी गहरे राज को छुपाई थी। हर गुजरती ट्रेन की भीड़ उसे दिल्ली जाने से रोक रही थी। क्या था वह रहस्यमयी मकसद जो उसे बार बार हिम्मत तोड़ने पर मजबूर कर रहा था? पास ही रोहन नाम का एक युवक उसे चुपके से देख रहा था। उसकी नजरें मदद की चाहत थी या कुछ और छिपा इरादा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें, चैनल डार्क केस फाइल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन सुबह की हल्की धुंध और यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर 22 साल की अनन्या अपने 2 साल के बेटे आरव को गोद में लिए बैठी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में गहरी उदासी और थकान साफ झलक रही थी। अनन्या का इरादा दिल्ली जाने का था, जहां उसे एक जरूरी काम निपटाना था। लेकिन सुबह से अब तक जितनी भी ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर रुकी थीं, सभी में इतनी भीड़ थी कि वह अपने नन्हे बेटे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अनन्या का बेटा जो उसकी गोद में खेल रहा था, बार बार प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हॉकरों की ओर इशारा करता। कभी पापड़ वाले की ओर, तो कभी बिस्किट की ट्रे लिए एक लड़के की ओर। हर बार अनन्या उसका छोटा सा हाथ प्यार से नीचे कर देती और धीमी आवाज में कहती, नहीं बेटा, यह एक गंदी चीज है। उसकी आवाज में ममता थी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मायूसी थी जो किसी गहरे दर्द की कहानी बयान कर रही थी। पास ही दूसरी बेंच पर एक युवक रोहन बैठा था। 27 साल का रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में नौकरी करता था और छुट्टियों के बाद वापस लौट रहा था। उसने अनन्या को सुबह से देखा था। वो बार बार ट्रेन के डिब्बों की ओर जाती, भीड़ को देखकर रुक जाती और फिर उदास चेहरा लिए बेंच पर लौट आती। रोहन का ध्यान अनन्या के चेहरे की उदासी और उसके बेटे की मासूमियत पर बार बार जा रहा था। अनन्या की खूबसूरती ने उसे पहली नजर में आकर्षित किया था, लेकिन उसकी मायूसी ने उसके दिल में कुछ और ही भाव जगा दिए। वो सोच रहा था कि आखिर इस युवती की क्या कहानी है जो इतनी परेशान दिख रही है। रोहन कुछ देर तक अपनी जगह पर बैठा अनन्या को देखता रहा। जब आरव ने फिर से एक पापड़ वाले की ओर इशारा किया और अनन्या ने उसका हाथ नीचे करते हुए वही बात दोहराई, तो रोहन से रहा नहीं गया। वह उठा, पापड़ वाले के पास गया और एक पैकेट पापड़ खरीद कर लौटा। वह धीरे से अनन्या के पास पहुंचा और पापड़ का पैकेट आरव की ओर बढ़ाया। लो छोटे, यह खा लो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या ने चौंक कर रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और हल्का सा गुस्सा था। आपने यह क्यों लिया? यह बच्चा है, ऐसे ही इशारा करता रहता है। इसका पेट भरा है, इसे कुछ नहीं चाहिए। रोहन ने नरम स्वर में जवाब दिया। कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, आप परेशान मत होइए। यह सुनते ही अनन्या की आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप अपने बेटे को देखने लगी, जो खुशी खुशी पापड़ का टुकड़ा मुंह में डाल रहा था। रोहन ने उसकी उदासी को भांप लिया। वह अनन्या के पास वाली बेंच पर बैठ गया और धीरे से पूछा, आपको कहाँ जाना है? आप सुबह से यहां बैठी हैं और लग रहा है कि कुछ परेशानी है। अनन्या ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन रोहन की आवाज में एक अपनापन था जो उसे भरोसा दिला रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे दिल्ली जाना है, वहां कुछ जरूरी काम है। लेकिन जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं, सब में इतनी भीड़ है कि मैं अपने बेटे के साथ चढ़ नहीं पा रही। मैं जनरल डिब्बे का टिकट लिए हूं और इंतजार कर रही हूं कि कोई खाली ट्रेन आए। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो संयोग है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। मेरे पास ऐसी कोच में रिजर्वेशन है और मेरे केबिन में काफी जगह है। आप मेरे साथ चल, मैं टीटी से बात कर लूंगा। आप और आपका बेटा आराम से सफर कर पाएंगे। अनन्या ने हैरानी से रोहन की ओर देखा। लेकिन मेरे पास तो जनरल का टिकट है, मैं ऐसी कोच में कैसे चढ़ सकती हूं? और अगर टीटी ने कुछ कहा तो रोहन ने भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, जनरल का टिकट तो है ना आपके पास, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अगर आप जनरल डिब्बे का इंतजार करेंगी तो शायद आज कोई ट्रेन ना मिले। दिल्ली जाना जरूरी है ना, तो मेरे साथ चलिए। अनन्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसका दिल्ली जाना बहुत जरूरी था और वह थक चुकी थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और रोहन के साथ चलने को तैयार हो गई।
थोड़ी देर बाद रोहन की ट्रेन गंगा यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लगी। रोहन ने अनन्या का छोटा सा बैग उठाया और उसे ऐसी कोच की ओर ले गया। अनन्या पहली बार ऐसी कोच में चढ़ रही थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा और साफ सुथरे केबिन को देखकर वो हैरान रह गई। ये इतना ठंडा क्यों है? उसने अनायास पूछ लिया। रोहन हंस पड़ा। लगता है आप पहली बार ऐसी कोच में चढ़ी हैं। ये ऐसा ही होता है। चलिए, मेरी सीट यहां है। रोहन ने उसे सामने वाली खाली सीट पर बैठने को कहा। अनन्या अपने बेटे को गोद में लिए धीरे से बैठ गई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे डर था कि टीटी आएगा और उसके पास जनरल का टिकट होने की वजह से उसे उतरना पड़ सकता है। उसने रोहन से कहा, अगर टीटी ने कुछ कहा तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ऐसी का टिकट खरीद सकूं। शायद मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। रोहन ने उसे तसल्ली दी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं टीटी से बात कर लूंगा। आप बस आराम से बैठिए और अपने बेटे का ध्यान रखिए। ट्रेन चल पड़ी। अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। तभी टीटी आया। रोहन ने अपनी टिकट दिखाई और टीटी को एक तरफ ले जाकर कुछ बात की। अनन्या दूर से देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि रोहन ने क्या कहा। थोड़ी देर बाद टीटी चला गया और रोहन मुस्कुराते हुए लौट आया। सब ठीक है, रोहन ने कहा। अब आप निश्चिंत होकर सफर कीजिए। अनन्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, आपने टीटी को क्या कहा? टिकट बनवाया? या? रोहन ने हल्के से हंसकर कहा, बस थोड़ी सी बातचीत, आप टेंशन मत लीजिए। सफर शुरू होने के बाद रोहन और अनन्या में धीरे धीरे बातें होने लगी। रोहन ने अनन्या से पूछा, आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेले दिल्ली क्यों जा रही हैं? कोई परेशानी तो नहीं है? अनन्या ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन रोहन की सच्चाई और भरोसा भरी आवाज ने उसे खुलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। मेरे पति रमेश एक कंपनी में क्लर्क थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वे बहुत शराब पीते हैं। अच्छी नौकरी होने के बावजूद वे घर में पैसे नहीं लाते थे। हम अपने सास ससुर से अलग रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर को मेरे पति से बहुत नफरत थी। वे अपने छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करते थे और हमें घर से निकाल दिया था। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने आगे बताया, जब मेरा बेटा हुआ तो रमेश कुछ दिन के लिए गांव आए थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए। मैंने सास ससुर से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वे कहते थे कि मैं अपने पति के घर में अकेले रहूं, लेकिन उस घर में कुछ भी नहीं था, ना खाने को, ना पैसे। रोहन चुपचाप सुन रहा था। अनन्या ने आगे कहा, हमारे गांव की एक दीदी ने मुझे बताया कि रमेश की कंपनी में कुछ फंड जमा होगा, जो मैं निकाल सकती हूं। मुझे कंपनी का पता था, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर दिल्ली जा रही हूं। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। यह सुनकर रोहन का दिल भर आया। उसने अनन्या को सांत्वना दी। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी आप अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हैं। चिंता मत कीजिए, मैं दिल्ली में आपकी मदद करूंगा। अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर और अनिश्चितता थी। रात होने लगी थी। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरा दिख रहा था। रोहन ने ट्रेन में खाना ऑर्डर किया। दोनों के लिए दाल चावल और सब्जी। अनन्या पहले मना करती रही, लेकिन रोहन के आग्रह पर उसने खाना खा लिया। खाने के बाद दोनों में फिर बातें शुरू हुईं। अनन्या ने अपनी पुरानी यादें साझा की। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, उसने कहा। स्कूल में मेरी सहेलियां थीं। हम साथ में खूब मस्ती करते थे, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। मेरी माँ थी मायके में, लेकिन उनकी भी कुछ साल पहले मौत हो गई। अब मेरा कोई नहीं है। रोहन ने भी अपनी बातें बताई। मैं अपने परिवार का बड़ा बेटा हूं। मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मैंने इंजीनियरिंग की और दिल्ली में नौकरी शुरू की। मुझे शराब या किसी नशे की लत नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूं। रोहन की बातें सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह कई दिनों बाद इतना खुलकर किसी से बात कर रही थी। रात गहराने लगी और दोनों बातें करते करते सो गए। सुबह 4 बजे ट्रेन दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी। अनन्या को स्टेशन की भीड़ और सुबह के सन्नाटे ने डराया। उसने रोहन से कहा, अब इतनी सुबह मुझे सवारी नहीं मिलेगी और कंपनी भी तो बंद होगी। रोहन ने पहले ही यह सोच लिया था। उसने कहा,
मेरे पास दिल्ली में फ्लैट है, आप वहां आराम कर लीजिए। सुबह 9 बजे मैं आपको कंपनी ले जाऊंगा। अनन्या को यह ठीक नहीं लगा। वो एक अनजान शहर में किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने से डर रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और रोहन के साथ चल पड़ी। रोहन का फ्लैट दिल्ली के एक अच्छे इलाके में था। 2 बेडरूम का फ्लैट साफ सुथरा था, लेकिन थोड़ा अव्यवस्थित। रोहन ने अनन्या को एक कमरा दिया और कहा, आप यहां आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में हूं। अनन्या ने अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाया और खुद भी थकान की वजह से सो गई। सुबह जब वह उठी तो फ्लैट की अव्यवस्था ने उसका ध्यान खींचा। उसने बच्चे को सुलाकर फ्लैट की सफाई शुरू कर दी। जब रोहन सुबह तैयार होकर निकला तो उसने अनन्या को सफाई करते देखा। उसने कहा, आपको यह करने की जरूरत नहीं थी। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक औरत हूं, जहां रहती हूं वहां गंदगी नहीं देख सकती। रोहन मुस्कुराया और कंपनी के लिए निकल गया। उसने अनन्या को कंपनी का पता दे दिया और कहा कि वह दोपहर तक लौटेगा। दोपहर में रोहन और अनन्या कंपनी पहुंचे। वहां मैनेजर मिस्टर गुप्ता से मुलाकात हुई। मैनेजर ने अनन्या की बात सुनी और कहा, आपके पति का फंड अकाउंटेंट देखता है और वह आज छुट्टी पर है। आपको कल आना होगा। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अनन्या ने नंबर दे दिया, लेकिन उसे मैनेजर की नजरें अजीब लगी। वो असहज हो गई। रोहन ने उसकी बेचैनी भांप ली और उसे तुरंत बाहर ले गया। फ्लैट लौटते वक्त अनन्या पूरी तरह मायूस थी। उसने कहा, अब क्या होगा? अगर फंड नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? रोहन ने उसे तसल्ली दी, एक दिन की बात है, कल फिर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। रात में मैनेजर का फोन आया। उसने कहा, आपका फंड आपके ससुर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पति ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। यह सुनकर अनन्या का दिल टूट गया। रोहन ने तुरंत अनन्या के ससुर को फोन किया। ससुर ने कहा कि वे 4-5 दिन बाद दिल्ली आएंगे, लेकिन 4 दिन बाद जब रोहन ने फिर फोन किया तो ससुर ने फोन नहीं उठाया। अनन्या ने मैनेजर से बात की और जो सच सामने आया उसने उसे तोड़ दिया। मैनेजर ने बताया कि ससुर अगले ही दिन फंड निकालकर ले गए और कहा कि अनन्या को कुछ नहीं देना है। मैनेजर ने कुछ आपत्तिजनक बातें भी की, जिसे सुनकर रोहन ने गुस्से में उसे डांट दिया। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊं? गांव में भूखे मर जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं है। रोहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए काम ढूंढ दूंगा। आप अपने बेटे के साथ यहां सुरक्षित हैं। अगले कुछ दिन अनन्या रोहन के फ्लैट में रही। रोहन ने उसे अलग कमरा दिया और उसकी पूरी मदद की। अनन्या फ्लैट को व्यवस्थित रखती और खाना बनाती। रोहन को उसका व्यवहार और मेहनत बहुत अच्छी लगती थी। वो आरव से भी बहुत प्यार करने लगा था। धीरे धीरे रोहन को लगने लगा कि अनन्या के साथ उसकी जिंदगी पूरी हो सकती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता था। एक रात जब अनन्या उसके कमरे में आई और कहा कि वह गांव लौटना चाहती है, क्योंकि पड़ोसी बातें बना रहे हैं, रोहन ने हिम्मत जुटाई। अगर लोग बातें बना रहे हैं तो क्यों ना हम शादी कर लें? उसने कहा। अनन्या हैरान रह गई। उसने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? रोहन ने भरोसा दिलाया, मैं सब मना लूंगा, बस तुम हाँ कह दो। अनन्या ने हाँ कह दी। रोहन ने अपने माता पिता को सब बताया और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रोहन और अनन्या की शादी हो गई। आज रोहन, अनन्या, आरव और उनकी नन्ही बेटी एक साथ दिल्ली में उसी फ्लैट में हंसी खुशी रहते हैं। अनन्या ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और रोहन की नौकरी उनकी जिंदगी को संवार रही है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे डार्क केस फाइल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। जय हिंद।